तो कैसे हो बच्चों, होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। तो हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि 1 और 2 मार्क्स के आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो आइए को क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द फूड बिकम रेंसिड। तो यहाँ पे आपको बताना है हाउ डज द फूड बिकम रेंसिड। तो ये हमारा रेंसिडिटी जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, उससे ये क्वेश्चन निकाला हुआ है। तो इसका आंसर होता है फूड बिकम रेंसिड व्हेन फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड आर ऑक्सीडाइज। तो जो भी ऑक्सीडेशन हमारा फूड के जो फैट एंड ऑयल मॉलिक्यूल होते हैं उसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई भी हम सूखा ऑब्जेक्ट ले ले खाने वाला, सपोज ये बिस्किट हो गया अगर, तो बिस्किट जल्दी आपने देखा होगा ख़राब नहीं होते हैं। बट अगर उसी बिस्किट की जगह अगर हम कोई पिकल ले लें तो पिकल जो भी चटनी होता है ये अगर मार्केट से लेते हैं तो इस पर जो भी एक्सपायरी डेट होती है या तो 2 मंथ या तो 3 मंथ की लिखी होती है। जस्ट बिकॉज इसमें जो फैट एंड ऑयल प्रेजेंट होता है उसके कारण उसके खराब होने का जो भी होता है चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो अगर इसका आंसर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, अ स्टूडेंट बर्न्ट अ मेटल ए फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिबन। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। जो भी मैग्नीशियम रिबन होता है उसको बर्न करने का जो भी है इसे हम देखते हैं। द रिबन बर्न्ट विद अ डेजलिंग फ्लेम एंड अ वाइट पाउडर बी वाज फॉर्म विच वाज बेसिक इन नेचर, आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो आपको यहाँ पे बेसिकली एम जी लेना है एंड उसको बर्न करना है। तो एम जी प्लस ओ टू जो बनता है हमारा एम जी ओ। तो जो भी मेटल का ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होता है। इसके कहने का मतलब इसने आपको इशारा दिया था कि हमने एम जी लिया था एंड उसे बर्न करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ए एंड बी करके कुछ मेटल दे दिए जाते हैं एंड आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी बनता है, ये आपको फाउंड करने होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अलग से तो नहीं देते हैं एनसीईआरटी के। अगर आप सारे जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं अगर आप उसे देख लेते हैं, मुझे नहीं लगता आपको बाहर से देखने की जरूरत है अगर आप क्लास 10 बोर्ड में है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको बताना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या होता है। द एन इक्वेशन दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दैट इज द मास ऑफ द रिएक्टेंट इन द इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो बैलेंस केमिकल जो भी इक्वेशन होता है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ऐसा भी एग्जाम में आ जाता है बहुत सारे एग्जाम में। वाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इसका साधारण सा होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास होता है उसको सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हम रिएक्टेंट में 2 मोल्स ऑफ अगर ऑक्सीजन ले रहे हैं तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रहना ही चाहिए। जस्ट बिकॉज अगर कोई भी मास होता है, अगर कोई किसी भी एलिमेंट का होता है, वो ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो मास कन्वर्ट कर जाता है या फिर उसे एनर्जी में भी वो निकल सकता है। तो इसलिए हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल बेकार सा दिया हुआ है, इसे ना देखते हुए आप एम जी प्लस ओ टू ऐसे करके एन एम जी ओ इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये आपका एग्जाम्पल भी हो जाएगा, तब उसे देख लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर अ केमिकल रिएक्शन दैट कैन बी कैरेक्टराइज एज प्रीसिपिटेशन। तो आपको प्रीसिपिटेशन का जो भी एक केमिकल रिएक्शन लिखना है। तो प्रीसिपिटेशन उस टाइप में आता है जैसे डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप के जो भी रिएक्शंस होते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उसमें एक प्रीसिपिटेट फॉर्म होता ही है। सॉरी मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ, बट यू नो डैट। तो यहाँ पे बी ए सी एल टू एक्वस में लेना है एंड एन ए टू एस ओ फोर जो भी एक्वस में लेना है। तो अगर हम इसे दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका जो भी हो इसकी टोपी इसके सर एंड इसका टोपी इसके सर, ये याद करने के लिए टेक्निक होता है। तो आप इसे कर लेंगे। तो यहाँ पे बी एस ओ फोर एंड एन ए सी एल यहाँ पे बन जाता है, ये एक्वस होगा यानी ये सॉलिड होके प्रिसिपिटेट की तरह ये नीचे बैठ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रस्ट। सेम यहाँ पे ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से जो भी है ये क्वेश्चन है। तो रस्ट, इट इज़ अ ब्राउन मास नोन एज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इट फार्मूला इज Fa2O3 XH2O। तो इंटू XH2O होता है, जिस इसका मतलब है यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी हैं कुछ। तो व्हाट इज रस्ट, तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड ऑक्सीडेशन, इस दोनों में फ़र्क होता है। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है बट रस्टिंग आयरन में ही होता है, तो ये देख लेंगे आप। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ जिंक रॉड इज लेफ्ट फॉर नियरली 20 मिनट इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, व्हाट चेंजेस वुड यू ऑब्जर्व इन जिंक रॉड। तो अगर जिंक को अगर कॉपर CuSO4 में रख देते हैं आप, हालांकि ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, Cu प्लस ZnSO4 जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो आपको बताना है इसमें क्या बनता है। तो अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, अ जिंक रॉड विच चेंज इनटू जिंक सल्फेट। तो जिंक रॉड होगा Zn होगा ZnSO4 बन जाएगा ये, क्योंकि एन Zn का वैलेंसी 2 होता है तो इसके भी 2 एन SO4 का भी
SO4 का वैलेंसी -2 होता है एंड Zn का +2 होता है। तो इसलिए किसी का वैलेंसी अगर दोनों सेम होता है तो इसमें यहाँ नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ZnSO4 भी आप लिख देंगे तो बन जाएगा। एंड जिंक सल्फेट जो होता है वो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेम 2 साल्ट दैट आर यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? तो ये आपके NCERT में भी नीचे दिया हुआ है। जो भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो उसका एग्जांपल आपके NCERT में है। तो बोथ सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी पहले हुआ करती थी तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड दो जो भी एलिमेंट कंपाउंड थे उनका यूज़ किया जाता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच केमिकल प्रोसेस इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल फ्रॉम इट ऑक्साइड। तो कौन सा जो भी केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें मेटल को उसके ऑक्साइड से निकालने के लिए यूज़ किया जाता है? द प्रोसेस इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। तो भी अगर मेटल का ऑक्साइड है, मतलब MO, सपोज ये M कोई मेटल है, तो अगर उसका ऑक्साइड है तो उसमें से अगर सपोज मैं CaO ही ले लेता हूँ, अगर इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम ऑक्सीजन हटा देंगे यहाँ से तो Ca हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ऑब्टेन, यहाँ पे मेटल हमें ऑब्टेन करने के लिए इसका रिडक्शन कराना होगा। तो होप आपको एग्जांपल समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को नीचे जाएँ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड चैप्टर 1 से लेकर जो भी हमारे चैप्टर 16 तक क्लास 10 की जो मैथ है उसकी हम जो भी क्वेश्चन है वो अवेलेबल करा रहे हैं, तो आप उसे देख लेंगे। एंड डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे चैप्टर बाई चैप्टर आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप किसी वीडियो को क्लिक करके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम। इफ़ यू कलेक्ट सिल्वर क्वाइंस एंड कॉपर क्वाइन यू मे हैव सीन दैट आफ्टर डेज a black coating form on silver coin and a green coating on copper coin. Which chemical phenomena is responsible for this coating? Write the chemical name of the black and green coating. तो आपको यहाँ पे बताना है, अगर आप सिल्वर क्वाइन एंड कॉपर क्वाइन लेते हैं तो यू मे हैव सीन दैट आफ्टर सम डेज ब्लैक कोटिंग फॉर्म्स ऑन सिल्वर। तो जो भी सिल्वर क्वाइन होता है उस पर ब्लैक कोटिंग एंड जो भी कॉपर होता है उस पर ग्रीन कोटिंग बन जाता है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन जो भी है उसका वो लिखना है। कोरोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कोटिंग। ब्लैक कोटिंग इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag2S। जो भी Ag होता है वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाता है। एंड ग्रीन कोटिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CuCO3 CuOH ट्वाइस। तो ये आपको लिख देना है वहाँ पे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर इस टर्म विल्की। तो Ca+C, अगर कार्बन डाइऑक्साइड, अगर कोई लाइम वाटर का फॉर्मूला था CaOH2, और उसमें CO2 अगर बनाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अगर CO2 मिलाते हैं CaOH2 में तो ये CaCO3 का फॉर्म कर लेता है। कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट इसका नाम होता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर वाइट वाशिंग होती है, दीवारों को अगर चूने से पेंट किया जाता है तो शुरू में तो पेंट होते टाइम तो वो एकदम वाइट नॉर्मल प्लेन लगता है, इतना भद्दा दिखता है कि पूछो मत, उसमें कोई कलर नहीं रहता है। बट आफ्टर सम टाइम वो क्या होता है, वो एकदम वाइट होने लगता है। आपने अगर देखा होगा तो नीचे कमेंट में जाकर जरूर बताएंगे कि हाँ मैंने ये देखा है। तो CaCO3, अगर जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होता है उससे ये रिएक्ट करता है CaOH2 एंड वो एकदम वाइट बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म अ सस्पेंशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच मेक लाइम वाटर मिल्की। तो उसके कारण अगर देखिए CaOH2 एंड CO2 अगर मिलता है तो क्या बनता है CaCO3 प्लस H2O। तो ये जो H2O होता है, अगर वाइट वाशिंग की बात करें तो ये इवापोरेट होकर उड़ जाता है एंड CaCO3 का जो भी होता है कंपाउंड हमें दीवार पे दिखता है जो कि एकदम वाइट होता है, इसलिए हमारे जो भी दीवारें होती है वाइट हो जाती है चूना से पेंट कराने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव एंड लीस्ट रिएक्टिव मेटल Al एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ऑरम। तो आपको यहाँ पे बताना है। तो ऑरम तो सबसे लिस्ट होगा क्योंकि ये नोबल मेटल में आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल ऑरम होता है। तो अगर आपको सजाने के भी बोल दिया जाए अगर इसमें तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे आगे रखेंगे हम पोटेशियम एंड बीच में सबसे नीचे रखेंगे ऑरम एंड बीच में कैल्शियम एंड एल्युमिनियम को कहाँ रखेंगे ये आपको बताना है। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ एंड नीचे आप आके कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो अगर आपको ने चैप्टर 3 पढ़ा है मेटल एंड उसकी, तो उसमें दिया हुआ है वो चीज़, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। X+Y इज चेंज इंटू XSO4+Y। तो यहाँ पे आपको ऑफ द टू यहाँ पे जो भी दिया है मोर रिएक्टिव एंड वाई, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा मोर रिएक्टिव है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है एक्स जो है वाई को डिस्प्लेस कर दे रहा है, बट वाई जो है एक्स को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे आपका एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई।
सपोज यहाँ पे अगर कोई भी रिएक्शन दिया जाए, या तो भले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल आपको लग रहा है, बट अगर वाई भी अगर इसे डिस्प्लेस कर लेता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर एक्स इसको डिस्प्लेस कर पा रहा है इसका मतलब एक्स पावरफुल है। सपोज कोई वार हो रहा है, अगर ये टीम ए टीम बी को हरा दे रहा है, तो फिर ए जो होता है ये विनर हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही अगर एक्स वाई को SO4 के जो भी इसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो इसका मतलब एक्स जो है वो मोर रिएक्टिव देन वाई है। तो यहाँ पे अगर वाई अगर एक्स मोर रिएक्टिव है, तो फिर एक्स SO4 जो भी इसका साल्ट सॉल्यूशन है उसको वाई कैसे डिस्प्लेस करेगा, तो या इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन को भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, एंड मैं आंसर को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई सिंस इट हैज़ डिस्प्लेस वाई इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेम चीज़ें वहीं लिखी हुई है, तो मैंने आपको जो बता दिया है। तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पता ही है डिस्क्रिप्शन कहाँ होता है, वहाँ पे आपको चैप्टर 1 से लेके जो भी चैप्टर 16 तक है उसकी लिंक्स वीडियो लिंक्स है, जिसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी ये वीडियो सीरीज़ में तभी 1 और 2 का हम डिस्कस कर रहे हैं, बट आगे जो वीडियोज़ आएंगी उसमें 3, 4 एंड 5 मार्क्स की भी जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करने वाले हैं। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइम आपको बताया हुआ था कि आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए हम पढ़ते हैं, एन इक्वेशन इज बैलेंस इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अकॉर्डिंग टू विच टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, दैट इज मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। तो मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, इस चीज़ों को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर द गैस कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल दैन द अदर, वाई। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, तो एक में गैस ट्यूब जो वो होता है उसका डबल क्यों होता है, तो आपने H2O का फॉर्मूला देखा ही होगा। तो इसमें एक जो है ये रेशियो में आपको देख के ही समझ में आ रहा है, एक 2 है तो एक ए है, तो ये 2:1 में जो भी है इस कारण से ऐसा होता है। तो हमने आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 2:1 बाय वॉल्यूम, सो H2 इज कलेक्टेड इन वन टेस्ट ट्यूब इज डबल दैन O2। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रोड पे क्या होता है एंड कैथोड पे क्या होता है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, सपोज यहाँ पे अगर बैटरी हम ले लेते हैं, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा एनोड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैथोड हो जाएगा। तो एनोड पे कौन सा गैस मिलता है, यहाँ पे ए लिखते हैं, एंड कैथोड पे कौन सा गैस मिलता है, बी। तो हम आपको बताना है एक की जगह पे क्या आएगा एंड बी की जगह क्या आएगा। आपको आंसर में जो भी कमेंट है वहाँ पे ए की जगह पे करके आपको बताना है कौन सा गैस आएगा। सपोज एक्स गैस है एंड बी की जगह पे कौन सा गैस है, वाई। तो आपको बताना है एक्स एंड वाई का क्या वैल्यू है। तो नीचे जाइए एंड वहाँ कमेंट करके जरूर बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, रिप्रेजेंट डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो आपको जो भी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट आपको बताना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू। तो 2FeSO4, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इसका आई थिंक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपके एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दी हुई है। हाँ, ये सबसे पहला ही केमिकल इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो Fe2O3 + SO2 + SO3, तो ये आपको 2 गैसेस यहाँ पे मिलती है। तो बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि FeSO4 एंड ये 2 गैसों को क्या करेगा, ये इसको X बना देगा एंड Y बना देगा। इसको यहाँ पे X लिख देगा एंड यहाँ पे Y लिख देगा, एंड आपसे पूछेगा X की वैल्यू क्या है एंड Y की वैल्यू क्या है। तो ऐसे भी अगर आप केमिकल रिएक्शन को देख के जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ पे क्या चीज़ें हैं। तो आपको बताना व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अ टीचर टुक अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ शुगर इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड द टेस्ट ट्यूब ओवर अ फ्लेम, द कलर द शुगर टर्न ब्लैक। तो आपको बताना है उस क्या था वो। द शुगर इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विथ वन हीटिंग undergoes decomposition, water get evaporated thereby leaving behind black carbon in the test tube। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, नेम 2 मेटल विच डू नॉट गेट कॉरोडेड। तो आपको 2 मेटल बताना है। तो जो भी आपको नोबल मेटल होते हैं वो कभी कॉरोड नहीं होते हैं, जैसे कि आपके जो गहने होते हैं, जो भी चीज़ें होती है जिससे बनते हैं। तो आपको पता होगा प्लेटिनम की एक वॉच आती थी, आई थिंक अभी भी आती है। तो वो सारी चीज़ें बहुत महंगी मिलती है। तो गोल्ड एंड प्लेटिनम वो चीज़ें होती है जो जल्दी कॉरोड नहीं होती है। इस पर जो भी ऑक्सीजन या आसपास की सराउंडिंग गैसेस होती है इसके साथ इनका रिएक्शन नहीं होता। हालांकि होता है लेकिन बहुत ही मतलब लो एथी पे होता है, जैसे 15 साल 20 साल पे ही कुछ असर पड़ेगा तो पड़ेगा, नहीं तो वो भी मुश्किल होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। आइडेंटिफाई द कंपाउंड ऑक्सीडाइज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो H2S प्लस Cl2 प्लस S प्लस HCl। तो आपको बताना है यहाँ पे ऑक्सीडाइज क्या हुआ। तो बहुत बच्चों का ये मानना होता है जहाँ पे ऑक्सीजन दिखे उसी का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ही जो होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं आपको बता दूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन होता है, एंड एडिशन ऑफ जो भी ऑक्सीजन होता है वो उसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। एंड रिमूव अगर ऑक्सीजन जो है वो अगर किसी भी चीज़ें में आ रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, एंड ऑक्सीजन जा रहा है तो उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। बट इसका अगर हम उल्टा कर लें, हाइड्रोजन जा रहा है तो हम इसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर हाइड्रोजन आ रहा है तो हम इसे जो भी रिडक्शन बोलते हैं। तो इस चीज़ों को आप होप आप कंफ्यूज तो बहुत हुए होंगे, बट ये चीज़ें आगे जाके क्लियर हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे सिंपली देखें, यहाँ पे H2S है एंड Cl2 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, H2S से क्या बन रहा है, S बन रहा है, एंड यहाँ पे Cl2 से क्या बन रहा है, HCl बन रहा है। तो यहाँ पे जो H2S है ये ऑक्सीडाइज हुआ है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन जो H2 है यहाँ से रिमूव हुआ है, क्योंकि यहाँ पे S जो है यहाँ पे S बन चुका है, एंड यहाँ पे Cl जो है वो HCl को ले गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वाई द मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैग्नीशियम का जो भी रिबन होता है उसे हमें जलाने से पहले क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। जस्ट बिकॉज मैग्नीशियम कभी भी अगर एटमॉस्फेयर में खुला एक्सपोज हो जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मॉइस्ट एयर की। तो हम ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट विथ मॉइस्ट एयर एंड फॉर्म अ लेयर ऑफ ऑक्साइड MgO वाइट, जो कि वाइट होता है ऑन इट्स सर्फेस। सो अ मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर बिफोर बर्निंग। तो ये सेम वही चीज़ें हो गई, जैसे अगर एग्जांपल है तो कोई भी टेबल होता है, अगर आपको उसे यूज़ करना है तो उससे पहले उसको साफ़ करना होता है, जस्ट बिकॉज उसके ऊपर धूल जम जाती है। ठीक वैसे ही वो मैग्नीशियम रिबन होती है, उसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर बैठ जाती है, उसको आपको हटाना पड़ेगा बेहतर रिजल्ट देखने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। स्टेट द केमिकल चेंज दैट टेक प्लेस व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड। तो लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3। तो अगर आप इसको हीट करते हैं तो क्या होता है ये आपको बताना है। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग टू गिव अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपकी रिएक्शन यहाँ पे दी हुई है, रिएक्शन भी देख लेंगे जस्ट बिकॉज लैंग्वेज उतना ज़रूरी नहीं होता, बट रिएक्शन जो होता है अगर आप वहाँ पे लिखते हैं तो एग्जामिनर का जो भी व्यू होता है तो आपके प्रति बहुत अच्छा हो जाता है कि हाँ इस बच्चे ने मेहनत किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ऑन विच केमिकल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड। तो यहाँ पे इस चीज़ों को हमने 3 बार डिस्कस कर लिया। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। नेम द टर्म यूज फॉर द सॉल्यूशन फॉर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो उसे हम बोलते हैं एक्वस। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ये सारे आपको 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स भी आते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये वाली आपकी केमिकल रिएक्शन जो कि बैलेंस है, आप वहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन में, मैंने आपको बोला था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो भी होता है क्वेश्चन के प्रति सोचने की आपका व्यूज़ होता है वो चेंज हो जाता है, एंड क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सॉल्व करने की जो भी कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। गिव एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक ऐसी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसके एग्जांपल तो आप तो देख के ही जाना है आपको एग्जाम में। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट जो भी केमिकल इक्वेशन की टाइप होती है सबके अगर दो अगर आप रेडी करके जाते हैं एग्जाम में तो उसके आपके होने के चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस। तो Na2SO4 ये डबल डिस्प्लेसमेंट का है, ये आपको साफ साफ दिख रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। गिवन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने बोला है आपको सब एग्जांपल्स देख के जाना है। तो ये N2 और O2 का जो भी ऑक्सीडेशन होता है इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ये इसमें एनर्जी रिलीज होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 28। अ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर कोटिंग आयरन आर्टिकल्स इज एडेड टू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ अ रेडिश ब्राउन मेटल। आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जिंक एंड वाई होता है, ये Cu होता है, एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है। आंसर आप ऐसे ना ही लिखे तो बेटर होगा, उसको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं जो भी। सो हियर इन द केमिकल रिएक्शन द गिवन एलिमेंट एक्स इज जिंक एंड द गिवन एलिमेंट वाई इज कॉपर। ऐसे करके अगर आप लिखते हैं
तो जो भी एग्जामिनर होगा उसके ध्यान आपके क्वेश्चन पे ज़्यादा जाएगा, भले ही 1 मार्क्स का ही क्यों ना हो, बट उसे आप अच्छे से लिखें। तो यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 29। नेम द गैस इवॉल्व व्हेन द जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो आपके गिने चुने हैं एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन जो भी केमिकल इक्वेशन है फर्स्ट चैप्टर में तो दिए हुए हैं, बहुत कम है, तो उसको आपको सबको याद करके ही जाना है। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन गैस, क्योंकि कभी भी मेटल अगर जो भी HCl एसिड से अगर रिएक्ट करता है तो वहाँ पे H2 गैस ही निकलता है, उसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कर लिया है, जो भी हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे तो हमने उसे देख लिया है। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो आप और भी चैनल पे चले जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएगी एंड उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर भी इनफैक्ट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारी वीडियोस अपलोड हो जाएगी, तो एंड आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट की एंड जो भी वीडियोज़ है उसके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।